हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्ज़ाम। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट 2024 दिसंबर 2024 1 दिसंबर 2024 की तैयारी के लिए एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन का पेपर 2 जूनियर लेवल के लिए ये आपका आज का जो क्लास होगा ये हम लोगों का होगा एनसीईआरटी बेसिस पर जियोग्राफी का अर्थात भूगोल का। ये आप लोगों का आज का ये पहला क्लास है कक्षा 8 का, क्लास 8 का ये आपका भूगोल का पहला चैप्टर है, पहला लेसन है संसाधन। और उसी संसाधन को, पहले लेसन को, संसाधन चैप्टर को हम लोग पूरा विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे। दोस्तों, आप सभी को भली भांति पता है कि एनसीईआरटी से ही जो है वो एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन पेपर 2 में सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। जिनको नहीं पता है वो जान ले। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 8 का एनसीईआरटी का भूगोल का पहला पाठ, पहला चैप्टर संसाधन। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसको थोड़ा सा और जूम कर लिया जाए ताकि क्लियर दिखाई दे। जी दोस्तों, संसाधन हम लोगों का पहला चैप्टर है कक्षा 8 का एनसीईआरटी का भूगोल का। यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वही क्या है? संसाधन उसको कहेंगे। देखिए, प्रश्न भी इसी पैसेज में है, इसी कहानी में है, प्रश्न भी इसी कहानी में पूछा जा रहा है और इसी कहानी में उसका उत्तर भी मिल रहा है, इसी गद्यांश में उसका उत्तर भी मिल रहा है। तो यही दोस्तों एनसीईआरटी की खासियत यही है कि अगर आप एक बार एनसीईआरटी की किताब को लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ लेंगे, प्रश्न और उत्तर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा संसाधन क्या है। तो अम्मा ने राजू से राजू जो प्रश्न पूछ रहा है अम्मा से, और अम्मा जवाब दे रही हैं राजू की बातों का कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वो क्या है? उसी को हम संसाधन कहते हैं। चलिए अब आगे का पैराग्राफ देखते हैं। हम लोगों ने संसाधन तक पढ़ लिया है। यहाँ से अगला आपका पैराग्राफ शुरू हो रहा है कि अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विभिन्न प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्यपुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये क्या है? ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी क्या है? एक संसाधन है। तो संसाधन क्या है दोस्तों, ये आप लोग भली भांति इस पैराग्राफ में समझ गए होंगे। आगे कह रहा है कि अगला पैराग्राफ है कि जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्यपुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? तो उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे क्या है? उपयोगी हैं। यही सब इन सभी में क्या है? यही उपयोगी जो है शब्द ये आपका सभी में कॉमन है। आगे, एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। अर्थात एक वस्तु या पदार्थ की उसकी उपयोगिता या उसका प्रयोज्यता उसे क्या बनाती है? एक संसाधन बनाती है। चलिए आगे कह रहा है कि राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। अर्थात संसाधन किसे कहेंगे? संसाधन हम उसे कहेंगे जो उपयोग करने वाली चीज़ें हों या मूल्यवान चीज़ें हों, वह क्या है? उसी को हम संसाधन कहते हैं। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करता है और सभी संसाधन जो है वो अपने आप में क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं।
ये बातें किसने कहा? अम्मा ने कहा राजू से संसाधन के बारे में समझाने के लिए। आगे कह रहा है कि मूल्य का मतलब क्या होता है? मूल्य का अर्थ होता है महत्व। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण के लिए, उदाहरणार्थ धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। पुराने ज़माने में जो हमारे दादी दादा ने जो घरेलू नुस्खे अपनाते थे वह क्या है, उस समय तो मूल्यवान नहीं था, लेकिन अगर उसको हम एक पेटेंट के रूप में, एक कॉमर्शियल के रूप में अगर उसको हम मेडिकल के दुकान से अगर उस चीज़ को बेचने लगे तो वो क्या हो जाएगा, एक आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाएगा। पेटेंट का मतलब क्या है समझिएगा। पेटेंट का मतलब होता है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से, यानी कि अगर कोई चीज़ अगर आप बना रहे हैं तो उस पर आपका ही अधिकार होगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक तरीके से उसी को हम पेटेंट कहते हैं। यानी एक तरीके से आप यूट्यूब में जैसे कॉपीराइट होता है ना, कि अगर आप कोई एक चीज़ आपने लिख दिया और उसको कोई दोबारा अगर पब्लिश करता है तो क्या हो जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा। मतलब क्या है कि एक चीज़ का मालिक एक ही आदमी होगा, दोबारा उस चीज़ का मालिक कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता है। तो वही क्या है, पेटेंट का मतलब वही होता है। चलिए अब एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों, आओ कुछ करके सीखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी की किताब में। यहाँ पे कुछ करके सीखने के लिए क्या कहा जा रहा है कि अगर अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाइए। तो ये आप सूची जब बनाएंगे, जैसे कि आपके घर में क्या है, नल है जो पानी देता है, आपके घर में विद्युत है जो आपको बिजली देता है, ऐसे करके जो है आपको टोटल 5 संसाधन बनाने हैं। नेक्स्ट दोस्तों आगे अगला जो है, अगला आपका जो है पैराग्राफ, और अगला आपका जो पैराग्राफ कह रहा है कि समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। समय और प्रौद्योगिकी क्या है, 2 महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से ये संबंधित होते हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं, यानी कि लोग जो है वो अपने आप में खुद एक बहुत बड़े संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, यानी कि आग की खोज से खाना पकाने की जो पद्धति है और इसी के साथ अन्य प्रक्रियाओं का जो प्रचलन हुआ, तो वो क्या है, एक तरीके से नए नए संसाधनों का आविष्कार हुआ, उसको खोजा गया। जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। तो दोस्तों आपने कैसे देखा इस पैराग्राफ में कि समय और प्रौद्योगिकी 2 जो है क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। और दोनों जो है ये दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है, एक दूसरे की आवश्यकता है। जैसे कि आग का आविष्कार हुआ तो जो है खाना पकाने की विधि चालू हुई। इसके अलावा जो जल विद्युत, जो नहरों में, बड़े बड़े समुद्र में जो बांध बनते हैं जिससे कि बिजली पैदा की जाती है, तो पानी जो बह रहा है उसका भी इस्तेमाल जो है विद्युत के रूप में होने लगा, उसका ऊर्जा के रूप में उपयोग होने लगा। इसके अलावा दोस्तों पहिए का जो आविष्कार हुआ तो उससे परिवहन की विधियाँ चालू हुई। तो यही बात है, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। एक महत्वपूर्ण संसाधन क्या है, तो यहाँ जो माँ है वो भी एक संसाधन है और एक बच्ची जो है ये भी एक क्या है, संसाधन है। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रौद्योगिकी का मतलब होता है किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। अर्थात किसी प्रकार के कौशल करने या किसी वस्तु में एक नए ज्ञान का प्रयोग करना, वही क्या है,
प्रौद्योगिकी कहलाता है। क्रियाकलाप में देखिए, अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला बनाइए जिनका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। वाणिज्यिक मूल्य का मतलब जिनका नहीं, जैसे कि आप अगर देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पहाड़ों पर, जैसे आप पहाड़ों पर अगर आप एक मनोरम दृश्य देख रहे हैं तो वो क्या है, वो भी अपने आप में एक संसाधन है, लेकिन क्या है, मूल्यवान नहीं है। तो ये क्या है, यही एक जो है वो आपका सूची हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे संसाधनों के प्रकार के बारे में। संसाधनों के प्रकार कैसे होते हैं, कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। देखिए, सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि संसाधन जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो संसाधन जो है वो प्राकृतिक हो सकते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं संसाधन, मानव निर्मित भी संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है ये समझिए, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। एक बार पुनः समझिएगा, जो संसाधन प्रकृति से, नेचर से बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, और अधिक संशोधन यानी कि उसमें बिना किसी संशोधन के वह ज्यों कहते हो जैसे प्रकृति ने दिया है वैसे ही इस्तेमाल होने लगे, तो वह क्या है, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे कि वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। अगला पैराग्राफ कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों को हम एक विस्तृत रूप से कौन सी ऊर्जा जो है, कौन सा संसाधन नवीकरणीय है और कौन सा अनवीकरणीय है, यानी कि किस संसाधन को हम दोबारा उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, किस संसाधन का उपयोग हम दोबारा नहीं कर पाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाकी अम्मा की जो सूची आप लोगों ने पहले वाले चैप्टर में देखा था वो सूची देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि सूती वस्त्र है, लौह अयस्क है, बुद्धि है, औषधि पौधे हैं, चिकित्सा ज्ञान है, कोयला निक्षेप है, मनोरम दृश्य है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था मनोरम दृश्य, कृषि भूमि है, शुद्ध पर्यावरण है, लोकगीत है, सुहावना मौसम है, संसाधन परिपूर्णता है, एक अच्छी संगीत ध्वनि है, दादी माँ के घरेलू नुस्खे हैं, मित्रों और परिवार से स्नेह है। तो ये क्या है, ये ऐसी सूची है जो कि आपका क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, जो अम्मा की सूची जो पहले उसमें पूछा गया था कि ऐसे संसाधन का नाम बताइए जो क्या है वो मूल्यवान नहीं है। चलिए अब यहाँ नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में देखिए। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे कि जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जिसको पुनः दोबारा हम उसका इस्तेमाल कर पाएँ, दोबारा वो हमें मिल पाए। लेकिन फिर भी इनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो असीमित हैं, जैसे कि पेड़ पौधे अगर आप काट देंगे फिर दोबारा पेड़ लगाएंगे तो दोबारा वो पेड़ उग जाएगा, ऐसे है। नेक्स्ट आगे अगला पैराग्राफ कह रहा है कि जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। जैसे कि जल जो है ये क्या है, एक असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल सही बात है, हालांकि ये माना जाता है कि पानी जो है वो पृथ्वी से कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है अब ऐसा लग रहा है कि विश्व के बहुत से ऐसे भागों में जो है वो पानी धीरे धीरे सूख रहा है, जल का स्रोत खत्म हो रहा है। विश्व के बहुत से भागों में अभी भी जो है वो पानी की समस्या अब बन रही है। नेक्स्ट आगे, आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या जो है पानी का सूखना बन रहा है। अब चलते हैं अनवीकरणीय क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद
उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। बिल्कुल सही बात है। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब ये होता है कि ऐसे संसाधन जो दोबारा जो है इस पृथ्वी पर उनको आने में हजारों साल लग जाए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो दोस्तों, आपने इस पैराग्राफ में नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपना आगे का जो पैराग्राफ कह रहा है कि इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि कोयला अगर एक बार समाप्त हो गया तो कई हजार साल बाद दोबारा वो कोयला मिलेगा, यानी कि कई पीढ़ियों के बाद मिलेगा, कई सालों के बाद मिलेगा, कई हजारों सालों के बाद। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं, यानी कि ये अनवीकरणीय संसाधन हैं जो अगर एक बार पृथ्वी से ख़त्म हो गए तो कई हजार साल बाद दोबारा ये लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अगला है आपका पैराग्राफ कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है वो डिपेंड करता है वहाँ के नेचर के ऊपर, वहाँ के जलवायु के ऊपर, कितनी ऊंचाई पर वो चीज़ें हैं, इस हिसाब से जो है भौतिक कारकों पर वो निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण भी आपका असमान होता है। बिल्कुल सही बात है। कुछ जगहों पर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ जगहों पर कुछ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो डिपेंड करता है वहाँ के जलवायु के ऊपर, वहाँ के भूभाग के ऊपर, वहाँ के ऊंचाई के ऊपर। चलिए अब दोस्तों अगला अपना टॉपिक है, अपना अगला हेडिंग है मानव निर्मित संसाधन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है प्राकृतिक संसाधन और अब पढ़ेंगे मानव निर्मित संसाधन, यानी कि मनुष्य के द्वारा जो संसाधन जिसका निर्माण किया गया है उसके बारे में। तो दोस्तों मानव निर्मित संसाधन क्या होता है, जैसे कि कह रहा है कि कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे कि लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। बिल्कुल सही बात है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं माना जाता था जब तक कि उससे लोहा बनाना लोगों ने नहीं सीखा। तब जाके जब लोहा बनना चालू हुआ तब जाके लौह अयस्क को हम जो है एक संसाधन के रूप में मानना चालू किए। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो क्या है, मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर आप सड़क बना रहे हैं, मशीन बना रहे हैं, वाहन गाड़ी घोड़ा बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, तो ये क्या है, ये मनुष्य के द्वारा निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। जितने भी प्रौद्योगिकी का मतलब क्या हुआ, प्रौद्योगिकी का मतलब प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कि मनुष्य के द्वारा निर्मित संसाधन। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। शब्दावली पढ़ लीजिए। संसाधन का भंडार या उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा होती है। संसाधन का भंडार का मतलब क्या होता है, या उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा होती है। अब कुछ करके सीखने के लिए कह रहा है कि कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए और बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। जैसे कि कोयला के बारे में आपने पढ़ा। कोयला क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या है, और नवीकरणीय ऊर्जा है, और नवीकरणीय संसाधन है। यानी कि अगर एक बार ये संसाधन समाप्त हो गए पृथ्वी से तो कितने हजार साल के बाद दोबारा वो संसाधन आएंगे कि नहीं आएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो जो भी संसाधन है उसका इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए, उसको नुकसान न किया जाए। नेक्स्ट दोस्तों, अब आगे, अब मानव संसाधन कैसे हैं, देखिए। मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे कह रहा है, सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाए। बिल्कुल सही बात है। सूखे के कारण विनाश हो रहा है, इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो ये सब कैसे निकाल पाएंगे, जब हमारे पास ज्ञान होगा, शिक्षा होगा और कौशल होगा। चलिए
आगे कह रहा है कि क्या आप जानते हैं मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। चलिए अब इसको पढ़ना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। पढ़ें और मनन करें। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है। बिल्कुल सही बात है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने के उपाय खोजते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दोस्तों, अब अगला अपना जो पैराग्राफ है कह रहा है प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। इसी प्रकार से मानव संसाधन विकास का एक मंत्रालय भी है अपने भारत सरकार में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी चलता है। संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण क्या है? देखिए, मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा पानी सूख गया, सारा जल सूख गया और सारे पेड़ कट गए। वहाँ पर न तो छाया ही थी और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। देखिए, जैसा कि ये सपना में दिखाया गया है, ये सपने में जो है ये मोना जो लड़की है सपना देख रही है कि सारे जो है वो पेड़ पौधे कट गए हैं, सारे जीव जंतु जो है वो मर रहे हैं। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? चलिए आगे देखिए उसकी अम्मा क्या जवाब देती हैं। उसकी अम्मा ने जवाब दिया कि हाँ। अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अम्मा ने बोला, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधन, देखिए शतपोषणी विकास क्या है दोस्तों, एक बार इसको पढ़ लीजिए। शतपोषणी विकास, चलिए शतपोषणी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अभी हम लोग समझेंगे। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। एक बार पुनः समझिएगा। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन का संरक्षण कहलाता है। यानी कि संसाधन का इस्तेमाल आप करिए, लेकिन कैसे करिए? सतर्कतापूर्वक करना है, ताकि दोबारा वो चीज़ें जो है वापस मिल सकें। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? सतत पोषणी विकास कहलाता है। अब समझिएगा, संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। सतत पोषणी विकास का मतलब ये होता है कि अगर पानी का इस्तेमाल, अगर आप पानी का जल का इस्तेमाल आप कर पा रहे हैं तो पानी का इस्तेमाल, जल का इस्तेमाल आप इस तरीके से करिए कि आपके साथ साथ आपके आने वाली पीढ़ियां भी जो है वो भी पानी की कमी उनको महसूस ना हो, जल की कमी उनको महसूस ना हो। इस तरीके से, यानी कि संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल आप इस तरीके से करें कि भावी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियों को भी उस चीज़ का लाभ मिल पाए, उनके लिए उस चीज़ की कमी न हो। इसी को हम सतत पोषणी विकास कहते हैं। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं संसाधनों के संरक्षण के? चलिए आगे देखते हैं। आगे पैराग्राफ में कह रहा है कि संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, हर आदमी जो है थोड़ा सा इस्तेमाल कम करे किसी भी चीज़ का और उसको फिर दोबारा जो है पुनः चक्रण करके उसको उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। इसलिए अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है
क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। जो ये नेचर, ये प्रकृति जो चल रहा है, इसमें हर व्यक्ति, हर जीव जंतु, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। हर चीज़ का एक दूसरे से संपर्क है और एक दूसरे से आवश्यकता है। अगला पैराग्राफ है कि उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और ख़रीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। बिल्कुल सही बात है। आप प्रकृति के संसाधनों का इस्तेमाल उसी प्रकार से करिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी उस संसाधनों का लाभ मिल सके, वो भी जो है उस तरीके से आप इस्तेमाल कर पाएँ। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। चलिए आगे दोस्तों, अगला जो पैराग्राफ है कि मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। जो लाइट, हम जिस बिजली से हमारा घर चलता है, जिस बिजली से हम पंखा से हवा खाते हैं, एसी चलता है, कूलर, फ्रिज, सब कुछ चलता है, वो कैसे बनता है? तो विद्युत जल और कोयले से बनता है बिजली। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांतों के बारे में चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना चाहिए। बिल्कुल सही है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना चाहिए। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना चाहिए। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना चाहिए। तो ये सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग या मानव निर्मित संसाधनों का प्रयोग आप इस तरीके से करें ताकि वो व्यर्थ ना हो, आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन के रूप में काम आवे। यानी कि ऐसा आप किसी भी संसाधन का इस्तेमाल आप इस तरीके से मत करिए कि वो हमेशा के लिए पृथ्वी से नष्ट हो जाए, विलुप्त हो जाए। ये कहने का मतलब है सतत पोषणीय विकास का मतलब यही होता है कि आप किसी भी संसाधन का इस्तेमाल इस तरीके से करिए कि आप भी उसका इस्तेमाल कर पाएँ और आने वाली भावी पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर पाए। तो दोस्तों, मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन ये सब आपने पढ़ा। अब कुछ अभ्यास के प्रश्न जो है दिए गए, जैसे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? इसका जवाब दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि पूरा हमने पढ़ाया हुआ है, आपको पूरा हम लोग पढ़े हैं। संसाधन संरक्षण क्या है? मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? सतत पोषणीय विकास क्या है? हम लोगों ने अभी पढ़ा है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? तो यहाँ पे मात्रा जो है वह आपको संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है दोस्तों? तो यहाँ पे कैंसर उपचार की औषधियाँ जो है वो क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। बाकी झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन्य क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। कथन पूरा करने के लिए कह रहा है कि अनवीकरणीय संसाधन कैसे होते हैं दोस्तों? तो अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं वो आपके सीमित भंडार वाले होते हैं, जिनको दोबारा जो है वो नवीकरणीय न किया जा सके, उनका सीमित होता है। यानी कि एक बार जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, अगर एक बार ये पृथ्वी से ख़त्म हो गया तो फिर हज़ारों साल लगेंगे दोबारा इसको पृथ्वी पर आने में। वो भी आएगा या नहीं आएगा ये भी कोई कंफर्म नहीं है। क्रियाकलाप करने के लिए कह रहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो से। दोस्तों बहुत बढ़िया हिंदी का ये दोस्तों आपका अलंकार है, एक कहावत है, इसको पढ़ करके आप समझिएगा। यहाँ दोस्तों कह रहा है कि ये पंक्तियाँ अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा लिखी गई हैं।
लिखी गई थी कि कवि किस प्रकार के संसाधन की ओर संकेत कर रहा है, इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा, इसे 100 शब्दों में आपको लिखना है। कुछ खेल खेलने के लिए भी दिया जा रहा है, जैसे कि सोचिए, पहला प्रश्न है, सोचिए कि आप प्रागैतिहासिक काल में एक ऊंचे हवादार पठार पर रहते हैं। आप और आपके मित्र तेज पवनों का उपयोग कैसे करेंगे? क्या आप पवन को एक संसाधन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप वर्ष 2138 में उसी स्थान पर रह रहे हैं। क्या आप पवनों का कोई उपयोग कर सकते हैं? कैसे? क्या आप बता सकते हैं कि अब पवन एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है? तो ऐसे आपको सोचना है भविष्य के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पत्थर, एक पत्ता, एक गत्ता और एक टहनी लीजिए। सोचिए कि आप इनका उपयोग संसाधन की भांति किस प्रकार कर सकते हैं। नीचे दिए उदाहरण को देखिए और रचना करिए, बनाइए, कुछ बना कर दिखाइए। देखिए, आप एक पत्थर का उपयोग कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये पत्थर है, इसका प्रयोग कर देखिए, इस टापू खेलने के लिए खिलौने के रूप में, पेपरवेट की भांति उपकरण के रूप में, मसाले पीसने के लिए उपकरण के रूप में, अपने बगीचे कमरे को सजाने के लिए सजावट के सामान के रूप में, बोतल को खोलने के लिए उपकरण के रूप में, गुलेल में खेलने के लिए शस्त्र। यानी कि एक पत्थर का इस्तेमाल आप किस किस तरीके से कर सकते हैं, उसका उपयोग, ये सब दोस्तों इसमें आपका दिखाया गया है उदाहरण के माध्यम से। अब दोस्तों सेम ऐसे ही आपको यहाँ एक पत्ती का इस्तेमाल करके इसका सारा उपयोगिता जो है वो आपको यहाँ सेम टू सेम ऐसे ही बताने हैं जैसे कि आपने यहाँ एक पत्थर के इस्तेमाल को किया है। तो ये सब दोस्तों आप कर सकते हैं, करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आज हम लोगों ने इस वीडियो में NCERT कक्षा 8 का भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन जो था उसको पूरा हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा है। चैप्टर 1 को पूरा पढ़ा है और समझा है। ये रहा हम लोगों का आज का NCERT का कक्षा 8 का ये आपका भूगोल का ये आपका लेसन 1 है, पाठ 1 है, संसाधन, जिसको कि हम लोगों ने पूरा इस वीडियो में पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ ये आपका पहला वीडियो संसाधन चैप्टर कक्षा 8 का, NCERT का क्लास 8 का, कक्षा 8 का आपके सीटेट के लिए, SST के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों हमारे इस चैनल पे आपको लगातार NCERT के सीरीज जो है वो चलाए जाते रहेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि इस NCERT सीरीज को आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो रहा है कि नहीं। फ़ायदेमंद 100% होगा, क्योंकि इसी में से ही NCERT से ही क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं, NCERT से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए।